नमस्कार दोस्तों। आज 27 अप्रैल है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से आज हैं। जो पहली न्यूज़ है वो 10 जवान और एक ड्राइवर आईईडी ब्लास्ट में मारे गए हैं दंतेवाड़ा जो छत्तीसगढ़ में है वहाँ पे। ये बहुत अप्रिय घटना है और बहुत ही दुखद घटना है और बहुत दिनों के बाद ऐसी घटना देखने को मिली है हमें, है ना। तो ऐसा ना हो तो ये अच्छा है, लेकिन ऐसी घटनाएं चूँकि जो आंतरिक हमारे विद्रोही हैं या एक तरीके से सशस्त्र विद्रोही हैं ये, और इन्हें एक चूँकि ये जब शुरुआती स्तर पे थे तो इनके साथ सहानुभूति हो सकती थी, पर अब इनके साथ सहानुभूति इसलिए नहीं है क्योंकि ये देश विरोधी कार्यों में लिप्त हैं, है ना। हम किसी भी सरकार से सीधे सीधे लड़ सकते हैं या यदि हमारी कोई डिमांड है तो हम उसके मांग के लिए हम रोड पे उतर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि किसी भी सरकार से कोई भी डिमांड हम यदि करते हैं तो रोड पे उतरना या इस तरीके की बातें करना वो अलग बात है, पर किसी निर्दोष को मार देना या सुरक्षा खतरा उत्पन्न करना देश के लिए ये बहुत अच्छी बात नहीं है। और ये बहुत एक हमारे जो आंतरिक सुरक्षा है इसमें हमें पढ़ना होता है, यूपीएससी में भी पढ़ना होता है कि आंतरिक सुरक्षा से हम कैसे आंतरिक सुरक्षा को कैसे मजबूत करें या जो आंतरिक गड़बड़ियाँ हैं उनसे कैसे निपटें। तो आप यहाँ से आप पढ़ सकते हैं और आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये एक टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा, आप इसे ज़रूर पढ़ें। इसके बाद है डिस्पाइट कोर्ट स्टे ओटीटी प्लेटफॉर्म फेस प्रेशर कंटेंट, है ना। जो कोर्ट है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कुछ रोक लगाई हैं और इसके कारण से क्या है कि ये है कि ओटीटी के लिए कंटेंट जुगाड़ करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है ना। तो इसलिए ये पढ़ना है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि 2 एडवाइजरी क्या जारी किए गए हैं, ये आपको देखना है और आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। आगे जो हमें अगली न्यूज़ पढ़नी है वो हमें पेज नंबर 6 में मिलेंगी। पेज नंबर 6 में हम चलते हैं। पेज नंबर 6 में है एससी मॉडिफाइज ऑर्डर ऑन ईएसजेड इको सेंसिटिव जोन अराउंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, है ना। ऑर्डर ऑन ईएसजेड अराउंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या किसे कहते हैं इसे आप देखेंगे, कोर एरिया किसे कहते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया किसे कहते हैं, है ना। तो इसको आप यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार से वो है और क्या यहाँ पे रोक लगाया गया है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे मॉडिफाइड इट्स जजमेंट हैव मैंडेटरी इको सेंसिटिव जोन ऑफ ए मिनिमम 1 किलोमीटर अराउंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अक्रॉस द कंट्री। आप इसे पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और आप इसे नोट डाउन करेंगे, है ना। नोट डाउन करेंगे ईएसजेड क्या होता है, प्रोटेक्टेड एरियाज़ क्या होता है, क्या सीमाएं निर्धारित की गई हैं, है ना। इसके लिए आप इसको नोट डाउन करेंगे। आप गूगल की सहायता लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान रखिएगा गूगल की भी जब सहायता लेंगे तो आप उसमें किसी कोचिंग संस्थान की सहायता ना लें तो बेहतर है, सरकारी साइट की सहायता लें, ज़्यादा बेहतर है किसी इंस्टीट्यूट की सहायता लें, मतलब किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की या वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो उसकी सहायता लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। जैसे हम अभी यदि हम हेल्थ की बात करेंगे तो WHO का, है ना। इस प्रकार से वाइल्ड लाइफ के लिए जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फंड है ना, तो उसके लिए हम वहाँ से ले सकते हैं। तो इस प्रकार से जो भी रिलेवेंट एरियाज़ है उसके संगठन यदि अंतर्राष्ट्रीय संगठन मौजूद हैं तो वहाँ से आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है महानदी रो एक्सपर्ट क्वेश्चनिंग टाइमिंग ऑफ छत्तीसगढ़ रिलीज वाटर इनटू रिवर, है ना। तो एंड कंट्रोवर्सी हैज एरप्टेड ओवर छत्तीसगढ़ रिलीज ऑफ महानदी वाटर इनटू द लोअर कैचमेंट एरिया ऑफ द रिवर सिस्टम। अब यहाँ पे आपको जो मेन चीज़ देखनी है वो महानदी कहाँ से कहाँ निकलती है और किन किन राज्यों से होकर बहती है और किन किन राज्यों में डिस्प्यूट है, बस आपको इतना ही देखना है, ठीक है। इसके बाद है आप इसे पढ़ लेंगे। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है प्रोमिसिंग बिल, पेज नंबर 8 पे। प्रोमिसिंग बिल जो है वो
आपको मैंने पहले ही बताया था कि राजस्थान सरकार ने गिग वर्कर के लिए एक बिल लाने की बात की है। यदि वो बिल पास हो जाता है तो गिग वर्कर के कल्याण के कार्यक्रम लागू किए जा सकेंगे या उनके लिए योजनाएं लाई जा सकेंगी। ठीक है, तो ये आपको देखना है यहाँ से। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स इंडिया स्टैंड एंड द वे अहेड। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के बारे में आप क्या जानते हैं, है ना, आपको ये पहले जानना है। तो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का मतलब है कि मैंने कोई कलाकृति बताई, मैं कोई आर्टिस्ट हूँ, है ना, और मैंने एक चित्र बनाया। मान लीजिए ये चित्र मैंने इस तरीके से ये चित्र मैंने बना लिया, है ना, ये चित्र मैंने बना दिया, एक चित्र बनाया। अब मैं बहुत बड़ा कलाकार हूँ और अब मैं इस चित्र को बेचना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये चित्र आप इसे देखेंगे तो इसे कॉपी करना कौन सी बड़ी बात है। इसे हम फोटोस्टेट कॉपी मशीन में डालेंगे और कॉपी कर लेंगे तो सेम हूबहू यही निकल आएगा। अब यहाँ पे यह समझिए कि ये जो असेट है अब कोई क्यों खरीदेगा। मान लीजिए मैंने इसकी जो कीमत है वो 5 करोड़ रुपए रखी है, तो इसको क्यों खरीदेगा। जब हम 1 रुपये के फोटोकॉपी से इसको कर सकते हैं तो इसको क्यों खरीदेगा कोई। तो इसके साथ साथ एक सर्टिफिकेट देना होगा कि जो हमारे पास है या जिसने खरीदा है उसी के पास ओरिजिनल प्रति है ना, ओरिजिनल प्रति जो है उसी के पास है। तो आप वर्चुअल डिजिटल एसेट समझ गए होंगे और इसके बारे में क्या भारत कहाँ खड़ा है और भारत क्या कर रहा है, आगे क्या करेगा, भारत का मतलब पक्ष क्या है या भारत पे क्या किस तरीके की बात करता है, जिस पे आप देख लेंगे, है ना। इसके बाद है द थर्ड जेन वेब इज अबाउट पब्लिक गुड, है ना, थर्ड जनरेशन। हियर इज ए pervasive notion that the third generation web is biased toward the gaming and cryptocurrency industry. However, 2021 report by the US-India Strategic Partnership Forum states that the third gen web will be crucial for India to release 1.1 trillion digital asset opportunity by 2030. थर्ड जनरेशन जो अगली पीढ़ी के जनरेशन का वेब है वो काफ़ी एडवांस होगा और बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसके कारण से जो नेट है उस पर काफ़ी डाटा पड़े होंगे। और जैसे आपने देखा होगा कि अभी क्वांटम कंप्यूटर की बात चल रही है, तो क्वांटम कंप्यूटर यदि रियलिस्टिक हो जाता है, क्वांटम कंप्यूटिंग यदि रियलिस्टिक हो जाता है तो कोई भी दुनिया का कोई भी कोड ऐसा नहीं होगा जिसे विदिन 10 मिनट्स तोड़ा नहीं जा सकता या खोला नहीं जा सकता, है ना। तो इस प्रकार से ये बात की गई है। आगे क्या होता है उसके बारे में आप देख लेंगे और आप सर्च करेंगे वेब 3 इज़ नॉट वेब 3.0, दोनों देखेंगे, है ना, क्या है यहाँ से समझ में आ जाएगा और आप उसको पढ़ लेंगे। इसके बाद है द डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर बॉडीज इन इंडिया। भारत में किस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन है एंड कितना प्रयोग किया जाता है वाटर बॉडीज इन इंडिया, इसके बारे में चार्ट दिया गया है। जैसे आप देखेंगे तो अब हम ये देखेंगे तो एक तरीके से देखें तो रिक्रिएशनल, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, अदर, फिश फार्मिंग, है ना, डोमेस्टिक ड्रिंकिंग, इरिगेशन, और यहाँ पे हम देखेंगे तो पॉन्ड्स, टैंक, लेक, रिजर्वायर, वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, अदर, है ना। तो आप देखेंगे कि तो ये क्षेत्र जो है वो बहुत ज़्यादा घनत्व है। किससे? तो पॉन्ड से। तालाब बहुत हैं, कहाँ पे? तो पश्चिम बंगाल में तालाब बहुत हैं और इसके कारण से यहाँ पे ये दिखाया गया। तो उसके बाद हम देखते हैं तो टैंक्स, है ना, टैंक्स के मामले में ये क्षेत्र जो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है ये काफ़ी है। और तालाब के मामले में हम ये क्षेत्र पूरा देख सकते हैं, ये वाला क्षेत्र पूरा, बिहार तो नहीं लेकिन ये झारखंड वाला क्षेत्र भी ठीक ठाक वाला एरिया है। या इसको हम मिला लें तो ये तालाब और टैंक के मामले में बहुत ज़्यादा आगे है। उसी प्रकार से हम देखते हैं वाटर कंजर्वेशन में महाराष्ट्र का एरिया, है ना, बहुत आगे है। मध्य प्रदेश में भी पॉन्ड्स हैं ठीक ठाक, लेकिन उत्तर प्रदेश में उससे बहुत ज़्यादा, है ना, उत्तर प्रदेश में भी घनत्व तो बहुत ज़्यादा है। फिर टैंक्स की बात करें तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा है, पर उत्तराखंड में हम देखते हैं तो उतना तालाब है ना टैंक हैं उतने, है ना, कुछ क्षेत्र हैं लेकिन पर उतने नहीं है। राजस्थान में
बिल्कुल भी नहीं है। और इधर हम देखें तो वाटर कंजर्वेशन का पूरा ये एरिया जो है, ये पूरा, ये इसको यहाँ से ले लें तो ये पूरा वाटर कंजर्वेशन का एरिया है। तो इसे आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। उत्तर पूर्व में भी देखते हैं तो तालाबों की संख्या काफ़ी है। तो इसी को आप एक बार इसको रख लें और धीरे धीरे करके देखें, समझें, है ना। तो ये फिर तो सबसे ज़्यादा क्या है तो तालाब है। टैंक्स दूसरे नंबर पे हैं, कुएं दूसरे नंबर पे हैं, है ना। तो ये कम है और बहुत ज़्यादा है, तो आप इसे देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो अगला हमें पढ़ना है, द एम्बिग्विटीज इन द न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ, है ना। आपको मैंने कल बताया था जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में, और इसमें जो लगाया जा रहा है इसमें यह तय नहीं किया जा रहा है कि आखिर दुर्घटना होने पर जिम्मेदारी किसकी होगी, तो इसे आप पढ़ लेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए इंडियन न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ के बारे में बात की गई, तो इसे आप पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसके बाद है पेज नंबर 13 पे। पेज नंबर 13 पे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, हम देखते हैं पेज नंबर 13 पे। राइट टू मैरी, विवाह का अधिकार इज नॉट एब्सोल्यूट, निरपेक्ष नहीं है, है ना। विवाह का अधिकार निरपेक्ष नहीं है, उस पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ऐसा किसने कहा है तो लॉ रेगुलेट मैरिज सेंटर टेल्स एससी, है ना। सेंटर के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कहा गया। तो कोई भी विवाह, है ना, वो निरपेक्ष नहीं है कि हम किसी से चाहें तो विवाह कर लें, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ऐसा सेम सेक्स मैरिज की बात करते हैं तो आप ये समझो कि कई बार ऐसी चीज़ें होंगी जो हम सोच नहीं सकते। संपत्ति का लालच कह लो या किसी भी तरीके का लालच कह लो, तो कई बार ऐसी चीज़ें होंगी जिनको आप सोच ही नहीं सकते, जिनको आप कह ही नहीं सकते कि विवाह के लिए एक शर्त, कुछ शर्तें हैं जिनको आपको मानना ही पड़ेगा। आप आधुनिक होते चले जाओ, आप हो सकता है कि तर्क के माध्यम से आप इसे लीगलाइज करा लो, लेकिन आप यह ध्यान रखो कि जो प्रकृति का नियम है हम उसे नहीं बदल सकते, है ना। प्रकृति का नियम, हम अपवाद हो सकते हैं, अपवाद होते भी हैं, पर मैरिज उसे नहीं कहा जा सकता। उसे मैरिज कहने का अर्थ कोई मतलब अनर्थ करना होता है, ठीक है। ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं उसका अंधा विरोध कर रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब भी हम विवाह की बात करते हैं तो विवाह का मतलब आप वहाँ पे भी फिर पति और पत्नी की बात करते हैं। फिर पति कौन, पत्नी कौन। विवाह में दो लोग मान लेते हैं, सेम सेक्स मैरिज है, दो लोग मान लेते हैं, तो फिर पत्नी और पति की बात क्यों की जाती है। जब सेम सेक्स मैरिज की बात की जा रही है तो फिर पत्नी और पति क्यों, है ना। दोनों या तो लड़की हैं या तो लड़के हैं, तो फिर क्या मतलब बनता है कि हम पति हैं या हम पत्नी हैं। फिर ये नौटंकी क्यों, या ये बिंदी सिंदूर या उस तरीके की चीज़ें क्यों करनी है। आप साथ रहो, लीगलाइज है वो, आप अपना विल कर लो, आप उसी के नाम पे सारा कुछ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके कारण आप उसके बाद आप बच्चा गोद लेना चाह रहे हो, किससे लेना चाह रहे हो। तो इस तरीके के कई सवाल हैं जो नैतिक भी हैं, सामाजिक भी हैं, कानूनी भी हैं, है ना, विधिक भी हैं। तो इस पे बात की जानी चाहिए और इस पे बात हो भी रही है, वो आगे देखा जाएगा। इसके बाद है सेंटर टेल्स स्टेट टू स्क्रैप लेवीज ऑन पावर जनरेशन, पेज नंबर 16 पे है। सेंटर ने कहा है टेल्स स्टेट टू स्क्रैप लेवीज ऑन पावर जनरेशन। पावर मिनिस्ट्री कम्युनिक वार्न स्टेट टू rescind any unconstitutional imposed including water cess that they may have levied on power generating units, say such levies tax non-resident, है ना। तो इस प्रकार के जो लेवीज लगाने से मना किया गया है ना, कि किसी भी प्रकार का कोई लेवी न लगाया जाए, उपकर ना लगाया जाए, और इसी पे ये पूरी बात की गई है, तो आप इसे देख लेंगे। इसके बाद है पेटेंट फाइलिंग in India rose 13.6% in financial year 2022 led by नेस्कॉम ने कहा है कि जो पेटेंट के लिए फाइलिंग की गई है भारत के द्वारा वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है, मतलब
13.6 के करीब बढ़ा है, जिसमें सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी से संबंधित है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, है ना। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, और फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद।